back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, we will talk about the concept of a restriction enzyme. What is their need, how it discovered, what their properties, how it works, right? All these things we'll discuss here in this video lecture. So basically, as I already discussed in my previous video, that is the concept of RDT technology, means recombinant DNA technology. So in recombinant DNA technology, there is a procedure of cutting of a desirable DNA sequences from a source. So for that cutting of desirable DNA sequence, there is a need of an enzyme which act on double-stranded DNA and cut at specific DNA sequences. So that is specific enzyme is known as the restriction enzyme. Okay, so let's start with the concept of restriction enzyme and their discoveries. So basically, a restriction enzyme is a type of nuclease enzyme. Nuclease is a class of enzyme which act on nucleic acid, like as a lipase which act on the lipid, protease which act on the proteins, amylase which act on the carbohydrate. In the similar way, nuclease is a class of enzyme which act on the nucleic acid, right, which is further classified into exo and indo. So I think this is very basic concept, and there is no need to describe what is the concept of indo and exo, right, in detail. So basically, endogenes are those that is the class of a nuclease which act in internal cut is known as the endo, whereas which act on external is known as the exo, right. So restriction enzyme is a type of a endonuclease. That means it always act in internal DNA sequences of double-stranded DNA, right? Okay. Let me explain here. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बेसिकली हमारा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं. दैट मीन्स डीएनए इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, right? Suppose is a circle representing a nucleotide. So two nucleotides are linked together by a chemical bond known as the phosphodiester bond. So first thing, what restriction enzyme always break down the phosphodiester bond between the two nucleotide in a DNA molecules, right? बेसिक जो चीज़ है आपको जानने के लिए वो क्या है, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करता है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है, क्लीव करता है, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, राइट. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे रैंडमली कहीं पे भी एक्ट नहीं करता है. इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पेसिफिक किसी सीक्वेंस पे क्या करता है, कट करता है. सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो दो चीज़ आपके बारे में आपको पता चल गया एंजाइम के बारे में कि बेसिकली इसे हम मॉलिक्यूलर शीयर कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कट करता है, राइट. ये एक एंडोन्यूक्लियस का क्या है, टाइप है, और बेसिकली जो डीएनए को ये कट करता है बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड. ओके, सिंपली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो यूज है वो क्या है कि मान लीजिए अगर ये कोई एक डीएनए का बड़ा सा लेंथ है और इस डीएनए हमको कट लगाना है, मान लीजिए इस पार्ट को क्या करना है, कट करना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. तो सिंपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो एप्लीकेशंस है वो क्या है कि किसी भी लार्ज डीएनए के पार्ट से, किसी लार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट से किसी एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को अगर निकालना होता है कट करके, तो उस कंडीशंस में, सिचुएशंस में हम जो यूज़ करेंगे एंजाइम वो क्या होगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, अभी देखते हैं इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा और किस तरीके से ये डिस्कवर हुआ. सो डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो एग्जिस्टेंस था उसे बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने देखा था उनका नाम क्या था, दैट इज द W. आर्बर. इन्होंने फर्स्ट टाइम पे ये प्रूफ किया था कि बैक्टीरिया के सेल्स में कुछ ऐसे एंजाइम क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि उसे
डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियोफेज के अटैक से, राइट। और फर्स्ट टाइम पे ये एग्जिस्टेंस है, मतलब इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ पाया जाता है इनके सेल्स में, जबकि फर्स्ट टाइम पे जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो स्मिथ के द्वारा क्या है किया गया था। ओके, सो डिस्कवरी वे के पीछे का जो लॉजिक है कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया गया, उसको यहाँ पे समराइज कर देते हैं। बेसिकली ऐसा देखा गया कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, इनगल्फ करता है, दैट मीन्स उस पर अटैक करता है। सर्टेन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में ये देखा गया कि जब बैक्टीरियोफेज का जो वायरस था बैक्टीरिया पे अटैक किया, तो वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरियोफेज की वजह से डेथ नहीं किया, दैट मीन्स वो उसकी सेल्स लाइसिस नहीं कर पाई, वो अलाइव रहा। तो ये जानने की बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्या है कि उस बैक्टीरिया में जो कि बैक्टीरियोफेज के अटैक से अपने आप को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे ये पाया गया कि सपोज अगर मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल्स है और इसका एक खुद का अपना क्या है, डीएनए है, और यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है आपका, दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरस, इसके पास अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। नॉर्मल केसेस में जब भी कोई वायरस किसी सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो वो करता क्या है, इसके सरफेस पे जाकर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, राइट, और अपने जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, उस सेल्स में इंसर्ट करता है, राइट, और उसके बाद उस सेल्स की मशीनरी को यूज करके वो अपने डीएनए की कॉपी को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर इसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शंस करके एमआरएनए बनेगा, फिर इसका क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है, और प्रोटीन बनने के बाद इसकी फिर से कोड प्रोटीन बन जाती है, और उसी में फिर उसका जेनेटिक मटेरियल असेंबल होकर के न्यू विरियन पार्टिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हाउ अ वायरस इन्फेक्ट अनदर सेल्स एंड मल्टीप्लाई देयर नंबर, और ऐसा करके वो फिर से अपनी संख्या क्या करता है, बढ़ा लेता है, राइट। बैक्टीरियल सेल्स में बेसिकली जब इनका ये इंसर्शन होता है यहाँ पे, तो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए जो भी है, तो बैक्टीरियोफेज के जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद नॉर्मली क्या करते हैं, अटैक करके अपने प्रोटीन्स को बना करके और अपने खुद के पार्टिकल्स का असेंबली करते हैं, और ढेर सारे वायरस के पार्टिकल को बना करके सेल्स को क्या करते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, राइट। लेकिन जब ये देखा गया कि बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि इस बैक्टीरियोफेज के अटैक को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज, ओके, बैक्टीरियोफेज के अटैक को रजिस्ट करते हैं। कैसे, इन्होंने देखा कि जब यहाँ पे इसका ये मटेरियल यहाँ पर आता है, तो बेसिकली इस मटेरियल को इस सेल्स में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम इसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट कर देते हैं, दैट मीन्स तोड़ देते हैं, कट आउट कर देते हैं। ऐसा कर देने की वजह से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेसिकली डीएनए का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसे हम जीन बोलते हैं, अगर उस जीन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी अल्ट्रेशन अगर कर दिया जाए तो प्रॉपर जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता था वो नहीं हो पाएगा। तो चूँकि वायरस के डीएनए को उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेड कर दिया, दैट्स वाई वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था अब वो उस प्रोटीन्स को नहीं बना सकता है जिससे कि इसकी एक कोड प्रोटीन बनी हुई थी। तो इस तरीके से वो वायरस अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, और फाइनली उसके डेथ, मतलब उसका नया विरियन पार्टिकल नहीं बन पाता है, और बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो चूँकि इस एंजाइम का जो मेन रोल था वो रिस्ट्रिक्ट करना था, दैट मीन्स रोकना था, किससे, बैक्टीरियोफेज के अटैक से, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दैट मीन्स ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है, इसके प्रेजेंस से बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्टेंस बनाती है, रेस्ट्रिक्ट करती है कि बैक्टीरियोफेज का जो अटैक होगा वो हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से डिस्कवरी इनकी हुई कि जब बैक्टीरियोफेज का वायरस बेसिकली बैक्टीरिया पे अटैक किया, तो इस बैक्टीरिया के सेल्स में पाए जाने वाले सर्टेन एंजाइम ऐसे थे जो कि उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को क्या किया, कट कर दिया, फ्रेगमेंटेड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया अलाइव रहा इन आफ्टर अटैक ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसी एंजाइम को बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं, ओके। सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को कट कर सकता है, तो इस बैक्टीरिया के पास खुद का भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स डीएनए होता है, तो फिर वो उसे क्यों
नष्ट नहीं करता, दैट मीन्स डिग्रेड नहीं करता, और अगर करता है तो फिर वो बैक्टीरिया अपने आप को अलाइव कैसे रखता है, अपने उससे नंबर ऑफ कॉपी कैसे बनाता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ करके आ चुके हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। इवन सिंपल कॉन्फर्मेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस अगर अल्टर कर दिए जाए किसी भी एंजाइम के सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स का, तो वो बेसिकली एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे अब इफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। सो बैक्टीरिया के सेल्स में जो मटेरियल्स होते हैं, दैट मीन्स डीएनए होता है, जहाँ पे इसके रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, वहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन होता है नोन एज अ मिथाइलेशन। सो ड्यू टू द मिथाइलेशन means simply addition of CH3 group. So methylation in the recognition site of DNA of the bacteria. बैक्टीरिया के डीएनए में जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग साइट है उसमें क्या होता है, क्या बेस में मॉडिफिकेशंस होते हैं, मेथाइलेशंस होता है, जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और फाइनली उसे कट नहीं कर सकता है। तो ये इसका एक सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है कि बैक्टीरिया खुद को कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के इफेक्ट से बचाता है, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके लिए एक डिफेंस सिस्टम का काम कैसे करता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो एग्जिस्टेंस थी बैक्टीरिया में, उसे देखने वाले कौन थे, दैट इज द डब्ल्यू आर्बर, और फर्स्ट टाइम पे जो आइसोलेट किया था दैट इज द स्मिथ ने और उनके कोवर्कर्स ने। इसके लिए उनको बेसिकली मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, राइट। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी होने से बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ, बहुत ही आसान हो गया कि अब किसी भी डिज़ायरेबल डीएनए सीक्वेंसेस को किसी भी सोर्स से, अदर प्लांट से, अदर एनिमल से, अदर बैक्टीरिया से, किसी भी सोर्स ऑफ डीएनए से उसको हम कट करके उसे आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये था हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया गया। नाउ आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे कि क्या है प्रॉपर्टीज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। Okay, so second thing is what, that is properties. प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ पे देख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट है कि डीएनए का जो सीक्वेंस होते हैं, जिस किसी सीक्वेंस पे ये कट करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे ये अपने आप को एक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे सीक्वेंस है ना लेंथ का, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन साइट। और सिंपली कटिंग साइट, राइट। और जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस है वो इसे पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट मीन्स इसे रीड कर रहा है, उसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। What is the concept of recognition sequence? Recognition sequence मीन्स जितने पूरे सीक्वेंस को वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रीड आउट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब ये भी पॉसिबल है कि उसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, दैट मीन्स कटिंग साइट है, ये ऐसा भी हो सकता है कि उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस के विद इन में हो या इसके आउटसाइड में भी हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन साइट या कटिंग साइट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वो डीएनए क्या करता है, एक्ट करता है, जहाँ से डीएनए क्या करेगा, वो कट करेगा। सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, मोस्टली जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो सभी बेसिकली जिस डीएनए सीक्वेंस को कट करता है, दैट मीन जो उनके रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, दैट इज द पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोमिक इन नेचर, कौन, दैट इज रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पे उनको कट करना है, या कटिंग साइट। क्या मतलब है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, दैट मीन्स ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस जिनका हम डीएनए को अगर एक रीडिंग सेंस में जैसे 5 to 3 प्राइम पे अगर रीड कर रहे हैं एक स्ट्रैंड को, दूसरे वाले स्ट्रैंड को भी अगर 5 to 3 प्राइम का रीड करेंगे तो दोनों का रीडिंग सेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ओरिएंटेशन के सेम में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है दैट इज GAATTC,
अब यहाँ पे मान लीजिए ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, C T T A A एंड G। ये इसका क्या हो जाएगा 3 प्राइम, ये इसका क्या हो जाएगा 5 प्राइम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप इस स्ट्रैंड को 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में पढ़ते हैं क्या क्या सीक्वेंस आता है, G A A T T एंड C। इस स्ट्रैंड को भी अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे 5 प्राइम to 3 क्या आएगा, G A A T T एंड C। ऐसे सीक्वेंसेस जिनका बेसिकली दोनों डायरेक्शंस में रीडिंग जो सेंस हो क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम रिकॉग्नाइज और देयर रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर द पैलिंड्रोमिक इन नेचर। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं मोस्टली उनका जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है जहाँ पर वो कट लगाते हैं वो हमेशा कैसा होगा, दैट इज अ पैलिंड्रोमिक इन नेचर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इनका, does not depend or does not matter the source of DNA, right? मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो जो सोर्स ऑफ डीएनए लाया गया है जिस पे उसको एक्ट करना है वो किसी प्लांट सेल से है, किसी बैक्टीरियल सेल से है, किसी वायरल सेल से है, किसी एनिमल सेल से है, उसे सिर्फ मतलब किससे, दैट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस से। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ डीएनए। दैट मीन्स व्हाट, does not depend on source of DNA। सोर्स ऑफ डीएनए से मतलब यहाँ पे ये है कि जिस डीएनए को इसको कट करना है वो कौन सी जगह से, कौन से टाइप के सेल से आ रहा है, इस बात पे डिपेंड ये नहीं करता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, दैट इज द वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक नेचर से मतलब यहाँ पे ये है कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को ही कट कर सकता है, उसकी रिस्ट्रिक्शन जो साइट होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही एंजाइम अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को क्या कर पाए, कट कर पाए। उनके जो रिकॉग्निशन जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, दैट इज़ जितने भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो सब क्या होंगे, पैलिंड्रोमिक होते हैं। और जो जिस स्ट्रैंड पे या जिस डीएनए के सीक्वेंस पे वो कट करता है, कट करना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो डीएनए कहाँ से लाया गया है, दैट इज़ आइदर प्लांट से है, एनिमल से है, बैक्टीरिया से है या वायरस से है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का होता है, राइट। स्लाइटली भी अगर आप मॉडिफिकेशंस कर देंगे तो वो उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। इवन एक न्यूक्लियोटाइड भी अगर चेंज हो जाएगा तो वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ के बाद हम देखते हैं टाइप्स। क्या क्या इनका पॉसिबल टाइप्स हो सकता है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो प्राइमरी यहाँ पे 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, दैट इज मतलब यूज होता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आरडीडी टेक्नोलॉजी में जो यूज किए जाने वाले टाइप होगा वो दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड, टाइप 2 और सेकेंड टाइप, ओके। इन तीनों का क्या कॉमन डिफरेंसेस है, क्या कॉमन रोल होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ओके। फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो सपोज अगर ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसका रीडिंग सेंस यहाँ पे इस तरीके से मेंशन्ड है। फर्स्ट के डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि बेसिकली ये 15 बेस पेयर के डीएनए के सीक्वेंस क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस होगी वो लगभग इनका क्या होता है, 15 बेस पेयर। मान लीजिए ये जो स्ट्रैंड आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये इनका क्या है, दैट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कुछ स्पेसिफिक इनके डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में 5 प्राइम एंड से 1000 बेस पेयर की दूर पे जाकर इनका क्या होता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। बेस पेयर मीन्स जहां कहीं पे भी ये डीएनए के सीक्वेंस से रिकॉग्नाइज करते हैं
5 प्राइम एंड से उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जैसे TCA, वहाँ से लेकर के 1000 बेस पेयर उस आगे की तरफ चल करके वो बेसिकली क्या करता है, उसे रिस्ट्रिक्शन साइट उनके पाए जाते हैं। दैट मीन्स इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहीं और होगा और रिस्ट्रिक्शन साइट कहीं और होगी, राइट। अब अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो बेसिकली रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं वो मान लीजिए समवॉट यहाँ पे है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो यहाँ से बेसिकली 24 to 26 बेस पेयर दूर कहीं चल करके इनका क्या होगा, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ कहीं पे भी होगा उससे 24 to 26 बेस पेयर आगे चल करके वो बेसिकली क्या करते हैं, कट लगाते हैं। तो इन दोनों के दैट मीन्स टाइप फर्स्ट टाइप थर्ड के इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे की वजह से इन्हें हम RDT टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहीं और होता है जबकि रिस्ट्रिक्शन साइट कहीं पे और होती है। जबकि हमें ज़रूरत क्या है कि एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को कट करना जहाँ पे वो इससे रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो डिमांड है वो फुलफिल कौन करता है, दैट इज द टाइप 2। तो आते हैं टाइप 2 पे, देखते हैं क्या उसकी प्रॉपर्टी है। टाइप 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली जहाँ पे भी इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने वाले जो बेस पेयर हैं वो 4 बेस पेयर हो सकता है, 6 बेस पेयर हो सकता है और 8 बेस पेयर हो सकता है, राइट। जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये इनका क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम पे इनका जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है वो विद इन द क्या होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ही अंदर में होगा। सम केसेस में ये इससे जस्ट आउटसाइड भी हो सकते हैं। सो टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के विद इन में ही इनका क्या होगा, कटिंग सीक्वेंसेस होंगे। दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होते हैं, और इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम RDT टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, टाइप फर्स्ट टाइप थर्ड बेसिकली ये बाई फंक्शन होते हैं। यहाँ पे बाई फंक्शन से मतलब क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बाई फंक्शनल। सो बाई फंक्शनल मीन्स व्हाट, कि इनके पास दो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। पहला एक तो क्या होता है, दैट इज एक्सो न्यूक्लियस की, सॉरी इंडोन्यूक्लियस की, और दूसरा क्या होता है, मेथाइलेशन की। तो इनकी अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइप थर्ड एंड टाइप फर्स्ट दोनों क्या होते हैं, बाई फंक्शनल होते हैं। इनके एक ही एंजाइम में बेसिकली क्या है, मेथाइलेशन की भी एक्टिविटी होती है और एज वेल एज इंडोन्यूक्लियस की भी एक्टिविटी होती है। जबकि सेकंड क्लास में ऐसा नहीं होता, ये बेसिकली मोनो फंक्शन होते हैं और इनके पास सिर्फ और सिर्फ इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मेथाइलेशंस के लिए अलग सब यूनिट पाया जाता है, राइट। इन दोनों तीनों एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए को फैक्टर के रूप में डाइवेलेंट कैटायन की जरूरत होती है, जो कि बेसिकली होता क्या, दैट इज द मैग्नीशियम आयन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को रिक्वायरमेंट होती है। जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, टाइप फर्स्ट को ATP की ज़रूरत होती है, टाइप थर्ड को भी ATP की ज़रूरत होती है, बट टाइप सेकेंड डज नॉट यूजेस ATP मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपको कॉमन यहाँ पे डिफरेंस भी समझ में आ गया, जो कि एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। टाइप फर्स्ट टाइप थर्ड काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं इस वेस पे कि ये दोनों बाई फंक्शनल होते हैं, दोनों के ATP की ज़रूरत होती है, दोनों ही मैग्नीशियम डाइकेटायंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए कोफैक्टर के रूप में, ठीक है। और दोनों का ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहीं और होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट कहीं और होगा, क्लियर। तो टाइप सेकंड जो कि मोस्ट यूनिक है वो क्या है कि उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होगा उसी के विदिन में रिस्ट्रिक्शन साइट भी प्रेजेंट होंगे। उसे डाइवेलेंट कैटायन की ज़रूरत होती है जो कि मैग्नीशियम आयन होता है, उसे ATP की ज़रूरत नहीं होती, और उसके पास मोनो फंक्शनल एक्टिविटी होती है, दैट इज़ द इंडोन्यूक्लियस की। मिथाइलेशंस के लिए अलग सब यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको इनको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है कि कैसे टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप थर्ड आपस में क्या है, डिफरेंट है, क्यों हम
आरडीटी टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप सेकंड को यूज करते हैं, क्यों फर्स्ट और थर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर पे कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम नॉमेनक्लेचर किया जाता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली इको R1, राइट। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज द जीनस को। यहाँ पे ई स्टैंड फॉर इस्चेरिचिया। सेकेंड जो लेटर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। यहाँ पे सीओ क्या है, कोलाई, तो इस्चेरिचिया इज द जीनस, कोलाई इज द स्पीसीज। थर्ड जो लेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज स्ट्रेन को। जहाँ पे आर क्या है, रफ स्ट्रेन है, RNS 2 स्ट्रेन होती हैं। और फोर्थ क्या होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। राइट, मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है तो ये इस स्पीसीज का, इस स्ट्रेन का पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये डिस्कवर किया, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के नाम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज द जीनस को। सेकंड जो होता है वो उसके स्पीसीज को, थर्ड उसके स्ट्रेन को, फोर्थ उसके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को। ओके, इसके बाद देखते हैं क्लीवेज पैटर्न, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बेसिकली काम करता है, कैसे कट लगाता है। क्लीवेज पैटर्न, क्लीवेज पैटर्न बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दैट इज स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड और कोहेसिव और स्टिकी एंड, इसके नाम से जाना जाता है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, दैट इज ब्लंट एंड, राइट। तो क्या कॉन्सेप्ट है स्टिकी और ब्लंट एंड का, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। सपोज अगर हमारे पास एक ये DNA का सीक्वेंस है, दैट इज GAATT एंड C, आपस में सभी ये जुड़े हुए हैं, CTTA एंड G। यहाँ पे इन सब में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन दिखा रहा हूँ, बट ये बेसिकली क्या है, डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि चार का फुल हमको बताता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि कटिंग साइड उसका क्या है, ये है, राइट। या सपोज यहाँ पे कर देते हैं GA के बीच में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, GA के बीच में हो जाएगा। जब ये कट लगाएगा तो क्या बनेगा, देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक ये क्या होगा, G का स्टैंड बन जाएगा, इससे जुड़ा हुआ क्या बनेगा, CTT फिर A फिर A, ये स्टैंड बन जाएगा। दूसरा स्टैंड क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा A फिर T फिर T फिर यहाँ पे C, और इससे जुड़ा हुआ क्या बन जाएगा, दैट इज G, राइट। मीन्स यहाँ पे समवर्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब लाइक दैट। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें सिंपल, तो एक स्टैंड जो आपका यहाँ पे कन्वर्ट होगा वो कैसा होगा, लाइक दैट, और दूसरा कैसा होगा, लाइक दैट। सो कट लगाने के बाद ऐसे DNA के एंड जो कि बेसिकली प्रोट्रूडेड फॉर्म में हो, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ बेस पेयर क्या हो, पेयर्ड ना हो, अनपेयर्ड फॉर्म में हो, दोनों स्टैंड एक दूसरे से इक्वल लेंथ में ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्टिकी एंड, राइट। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज़ किए जाते हैं एंटी टेक्नोलॉजी में, उनका नेचर कैसा होता है, दैट इज द स्टिकी एंड। अब इसी को अगर हम सेम यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है
वो मान लीजिए AT और AT के बीच में क्या करता है, कट लगाता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए GAA ये अलग हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ क्या होगा आपका C, इससे जुड़ा हुआ क्या होगा T, इससे जुड़ा हुआ क्या होगा T, इधर क्या बन जाएगा, दैट इज T एंड C, इससे जुड़ा हुआ क्या होगा A एंड G। आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ऐसे देखिए कि दोनों जो स्ट्रैंड होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या होगी, इक्वल होगी, एकदम पैरेलल होगी। यहाँ पे कोई भी बेस पेयर ऐसा नहीं होगा जो कि क्या होगा, दैट इज द प्रोट्रूडेड होगा या अनपेयर्ड फॉर्म में होगा। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने के बाद ऐसे एंड का प्रोडक्शन हो जहाँ पे दोनों क्या हो, पैरेलल हो, एकदम सीधे में हो, और कोई भी बेस पेयर यहाँ पे क्या हो, अनपेयर्ड ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ब्लंट एंड, राइट। क्या बोलेंगे, दैट इज द ब्लंट एंड। और जब यहाँ पे क्या हो, कुछ यहाँ पे देखिए ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये लार्ज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ बेस पेयर क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द स्टिक एंड। तो इस तरीके से ये इनका क्लीवेज का पैटर्न होता है कि ये दो तरीके से पैटर्न क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा स्ट्रैंड जहाँ पे दोनों का बेसिकली साइज कुछ इस तरीके से होगा, एक ज़्यादा बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और एक में क्या करते हैं, दोनों को पैरेलली होते हैं, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि यूज़ किया जाता है कहाँ के लिए, RDT टेक्नोलॉजी में, उनका नेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, दैट इज द स्टिकेट, ताकि ये आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड से क्या कर सकें, पेयरिंग कर सकें। ओके, तो अब देखते हैं दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपसे CSIR के पार्ट C में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, राइट। फ्रीक्वेंसी से मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज अगर मैं आपको एक ऐसे DNA का स्ट्रैंड दे दूँ, राइट, अननोन, जिसका सीक्वेंस आपको पता नहीं है, और यहाँ पे बता दिया जाए कि ये 1000 बेस पेयर है, और एक मैं कोई एंजाइम दूँ लाइक एस EcoR1, और ये बता दूँ कि ये 4 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता, मतलब कट लगाने वाला क्या है, एक एंजाइम है। तो क्या अगर आपसे मैं पूछूं कि इस 1000 बेस पेयर में इस EcoR1 से अगर डाइजेशन कराया जाएगा तो कितने जगह पे ये कट लगाएगा, कितना फ्रेगमेंट इस DNA का बनेगा, क्या ये पॉसिबल है बताना। और मान लीजिए मैं आपको ये सीक्वेंस देता हूँ, ये EcoR1 जो है वो बेसिकली GATC मतलब CTA को और G को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये इसका रिकॉग्निशन मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे कट लगाएगा। आपको इस DNA का कोई बेस सीक्वेंस नहीं पता है, नहीं मालूम कि आपको क्या क्या सीक्वेंसेस हैं। लेंथ आपको दे दिया गया है और EcoR1 दे दिया गया जो कि 4 बेस पेयर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब आपको बताना है इस 1000 बेस पेयर में कितने DNA के फ्रेगमेंट बनेंगे, दैट मीन्स कितना साइट ऐसा होगा, जगह होगा जहाँ पे वो क्या करेगा, कट लगाएगा, राइट। इस चीज़ को बताने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन का एक फॉर्मूला दिया गया, जिसको हम रिपीटिंग करते हैं किससे, दैट इज द 4 की पावर n। यहाँ पे 4 क्या है, बेस है, और n क्या है, उससे एक्सपोनेंट है, और n रिप्रेजेंट करता है क्या, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा जो रिकॉग्निशन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो कितने बेस पेयर पे कट लगाता है, उसी को हम क्या करते हैं, n करते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 4 बेस पेयर का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 4 की पावर 4 मीन्स 4 × 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 256। ये 256 हमको क्या बताता है, ये बताता है कि इस 1000 के बेस पेयर में 250 बेस पेयर्स हर सीक्वेंस के बाद एक बार ये सीक्वेंस यहाँ पर आएगा जहाँ पर आपका ये EcoR1 क्या कर सकता है, कट लगा सकता है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट बेस पेयर है और एक बार पहला साइड आपका ये इसका यहाँ पे था, अब यहाँ से लेकर के 256 जो बेस पेयर होगा, दूसरा साइड क्या होगा, यहाँ पे होगा, फिर से ये क्या होगा 256 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से किसी भी अननोन DNA सीक्वेंसेस का हमको पता नहीं है, लेंथ अगर हमको मालूम है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेस पेयर हमको मालूम है कि वो कितना कट करने वाला है, 6 है, 4 है या 8 है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 और 6 होते हैं, 8 बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, राइट।
तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि उस पूरे डीएनए के फ्रेगमेंट में लास्ट टाइम CSIR के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई वायरस है और उस वायरस का जीनोम साइज दे रखा था 1.5 किलो बेस पेयर, राइट, और किलो बेस पेयर में देकर के आपसे पूछा गया था कि अगर उसको किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराया जाता है जिसका बेस पेयर 6 है तो कितना फ्रेगमेंट बनेगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने एक आइडिया लगा लिया कि मान लीजिए ये 256 को हम 250 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये 1000 का बेस पेयर है, इसका मतलब कि ये 4 जगह पे क्या करेगा, कट लगाएगा, राइट। 4 टाइम क्या करेगा, ये कट लगाएगा। तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका फ्रेगमेंट कितना बनेगा। जैसे देखिए, अब मान लीजिए अगर ये डीएनए है, 4 साइट है इसके 1 2 3 एंड 4, तो अगर ये पहली बार कट लगाएगा तो क्या बनेगा, एक डीएनए ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, राइट। दूसरी बार अगर ये कट लगाएगा तो क्या बनेगा, एक ये बना था, एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा। तीसरी बार ये कट लगाएगा तो फिर क्या बनेगा, एक ये और एक ये, फिर एक ये। चौथी बार लगाएगा क्या बनेगा, फिर ये फाइनली ये बन जाएगा। मतलब 5 डीएनए के क्या बनेंगे, टोटल फ्रेगमेंट यहाँ पे इसके बन जाएंगे। और सभी डीएनए के जो फ्रेगमेंट बनेंगे उनका लेंथ बेसिकली क्या होगा, दैट इज द 250, दैट मीन्स 256। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी अननोन डीएनए जिसका कि सीक्वेंस आपको पता नहीं है, आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना उसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगा और कितना डीएनए का फ्रेगमेंट बनेगा। आप सब लोग अगर चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक डीएनए दे देता हूँ और बड़े आसानी से इसका मान लीजिए 1500 बेस पेयर इसका सीक्वेंस है, और मैं आपको यहाँ पे एक एंजाइम देता हूँ दैट इज द हिंड थर्ड, जो कि 6 बेस पेयर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या ये अब आसानी से आप बता सकते हैं कि बेसिकली इस डीएनए में कितनी जगह पे ये एंजाइम का कटिंग साइट प्रेजेंट होगा और कितना फ्रेगमेंट इसका बनेगा। सो इजीली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 6। इसका मतलब क्या, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बेस वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, इंटरवल होगा। मतलब उतने बेस पेयर के बाद फिर से क्या होगा, दैट इज द वो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो आपको देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही, सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे 1096 अगर हम लिख देते हैं, राइट, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर अब ये 1096 के बाद आती है और ये बेस पेयर आपका कितना है, 150, तो 150 का मतलब क्या हुआ कि अब बेसिकली इसमें कितने प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए अगर एक यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, सपोज एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1096 के बाद क्या होगा, दूसरा प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शन साइट क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स फ्रेगमेंट कितना बनेगा, दैट इज द 3। तो आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दे आर ऑल पॉसिबल फीचर्स, दैट इज properties, classifications, nomenclature, types, frequency, etc. So hope so guys it will help you, and if you like this video so please hit the like button and share to your friends. Thanks for watching this video.